हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 1.3 प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने 1.2 के सभी प्रश्न कर लिए थे। ठीक है, 1.3 शुरू करने से पहले एक प्रमेय ये समझ लेते हैं, क्योंकि इसका प्रश्नों में इस्तेमाल होगा। कैसे इस्तेमाल होगा मैं उस समय बता दूंगा, केवल हम इसको समझेंगे, इसको याद कुछ नहीं करना, केवल समझना है। ठीक है, देखो मान लीजिए m एक अभाज्य संख्या है। यदि m p स्क्वायर को विभाजित करता है तो m p को भी विभाजित करेगा, जहां p कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये कहना चाहता है कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लो आप, जैसे 15 ले लिया मैंने, 15 ले लिया और 15 के स्क्वायर को 5 से भाग दें तो भाग जाएगा। 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 में 5 का भाग देंगे तो भाग जाएगा। ये कहना चाह रहा है कि अगर 15 के स्क्वायर को 5 से भाग देने पर भाग जा रहा है, तो ये मान के चलो स्क्वायर हटाओगे तो भी भाग जाएगा। 15 को 5 से भाग दोगे तो भी भाग जाएगा। ये बस इतना कहना चाहता है। कब? जब नीचे डिवाइड में कोई अभाज्य संख्या लेते हो तो। भाज्य के साथ नहीं है ये केवल अभाज्य संख्या के साथ है। क्या है कि कोई भी संख्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से विभाजित हो रहा है, तो वर्ग हटाने पर भी वो उस अभाज्य संख्या से विभाजित होगा। बस इतनी सी बात है, ये ध्यान रखनी है। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं यहां पर। जैसे मान लो 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, क्योंकि 6 6 36 होता है। 36 को 2 से भाग देंगे तो भाग जाएगा। 6 का स्क्वायर अगर 2 से भाग जाता है तो 6 भी 2 से भाग जाएगा। ये प्रमेय ये कहना चाहती है, इतनी सी बात है। ठीक है, तो इसको यूज लेंगे हम। कैसे यूज लेंगे मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस में। अब क्वेश्चंस हमारे दो तरह के हैं। एक तरह का क्वेश्चन तो इससे संबंधित है, सेम टू सेम ऐसा, ये प्रमेय के रूप में लिखा हुआ है हमारी किताबों में, लेकिन ये क्वेश्चंस के रूप में एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट। और इसके जैसा ही अगला प्रश्न, अगला उदाहरण है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें दर्शाना है उसमें। और प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न ही है √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये दर्शाना है। तो √2 अपरिमेय है, √3 अपरिमेय है, √5 अपरिमेय है, या और दूसरे अंडर में जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं उनको अपरिमेय साबित करने का एक फिक्स तरीका है, वो हम इसमें सीख लेंगे। तो एक में आ जाएगा तो सारे क्वेश्चंस इस तरह के तो हो जाएंगे। दूसरे तरह के जो प्रश्न हैं वो हैं मिक्स क्वेश्चंस। उसमें लिखा रहेगा 5 + √2 अपरिमेय है, 3 - √6 अपरिमेय है। ऐसे 2-3 संख्याओं का मिक्सअप होगा, वो इससे भी छोटे होते हैं, और उनको करने का तरीका इसके बाद हम देखेंगे। तो दो तरह के प्रश्न हैं, बात यह है ध्यान देने वाली। दो तरह के हैं, उनमें से पहला मैं शुरू करने जा रहा हूं। देखिए, पहले तरह का क्वेश्चन है कि सिद्ध करना है हमें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। देखो, कभी कभी मैथ्स में क्वेश्चन को उल्टा अज्यूम करके चला करके लास्ट में सिद्ध करना पड़ता है उसको। ठीक है, जैसे कहने का मतलब यह है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, हम इसको पहले ये अज्यूम कर लेंगे उल्टा कि √2 एक परिमेय संख्या है, और उसके कारण क्या क्या संभावनाएं हैं वो सब लिखते जाएंगे। और लास्ट में ये जो भी हमारी लास्ट संभावना आ रही होगी वो कुछ गलत आ जाएगी। इसका मतलब हमने स्टार्टिंग में गलत मान लिया था कि √2 एक परिमेय संख्या है, असल में वो एक अपरिमेय संख्या है। तो ये एक विरोधाभास होता है। विरोधाभास से इसको हल करेंगे हम लोग। इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चंस में यही पूछेगा, जो भी यहां संख्या देगा उसके लिए पूछेगा कि वो अपरिमेय संख्या है। आपको उसको शुरुआत में सबसे पहली लाइन ये लिखनी है कि माना, वो जो भी संख्या दे रखी हो, माना √2 एक परिमेय संख्या है। शुरुआत ही ऐसे करनी है क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे अब, है ना। माना √2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्याओं को किस तरह से लिखते हैं ये आपको पता है। परिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में लिखते हैं। तो आप लिखोगे अतः माना √2 बराबर p/q, क्योंकि परिमेय संख्या है तो p/q तो लिख सकते हैं हम इसको। अब इसमें क्या खास बात होती है p और q में? q तो एक तो 0 नहीं हो सकता, नीचे 0 हम लेते नहीं है। साथ में क्या लिखोगे? p एवं q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, यहां थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। जैसे 4/2 है, आप तो p/q के रूप में इसको मान लोगे, लेकिन इसको नहीं माना जाता, ये कट के 2/1 होता है, इसको माना जाता है p/q में, है ना। कहने का मतलब ये है कि कुछ काटने को बचना नहीं चाहिए। सह अभाज्य का मतलब होता है कि जैसे 4 और 5 है,
इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इनके अगर गुणनखंड करो तो इनका HCF 1 आएगा। जैसे 4 है, इसको 2 गुणा 2 लिखेंगे, 5 है, उसको 5 गुणा 1 लिखेंगे। कुछ भी कॉमन आया इसमें? कोई भी गुणनखंड कॉमन आया? नहीं आया। इसका मतलब इन दोनों का HCF 1 आ रहा है। HCF अगर निकालोगे तो 1 आ रहा है। जिनका HCF 1 आता है उनको बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। जैसे 15 और 16, जरूरी नहीं है पास पास की लो, दूर की भी ले सकते हो, ये तो मैंने उदाहरण ले लिया केवल। 15 और 16 की बात करें तो 15 को आप क्या लिख सकते हो? 3 गुणा 5। 16 को आप क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इन दोनों में कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या? इनमें सब 2 है, इसमें 3 और 5 है, कॉमन कुछ है ही नहीं। कॉमन जिसमें कुछ नहीं होता है ना, कोई भी गुणनखंड अगर कॉमन नहीं आ रहा, उभयनिष्ठ नहीं आ रहा, इसका मतलब वो दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये बात दिमाग में बिठा लो। और भी इस तरह की पॉसिबल हैं, जैसे 9 और 16। 9 और 16 मान लिया, 9 को आप लिखोगे 3 गुणा 3, 16 को आप लिखोगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब 9 और 16 सह अभाज्य हैं। आप नोटिस करोगे कि दोनों में से एक भी अभाज्य संख्या नहीं है। वैसे तो 9 भी भाज्य है, 16 भी भाज्य है, अलग अलग देखें तो, लेकिन सह अभाज्य हैं। अगर साथ में देखें तो एक दूसरे में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। इनका HCF 1 आएगा, इसलिए इनको सह अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो सह अभाज्य का मतलब क्या हुआ? जिनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। मैं यहां लिख देता हूं, केवल इसमें उभयनिष्ठ क्या आएगा? 1, क्योंकि 1 तो सबके साथ ही होता है। 2 गुणा 2 गुणा 1 लिख दो, क्या फर्क पड़ना है। तो जिनका HCF 1 है या जिनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है वो सह अभाज्य संख्याएं हैं। मैं एक बार यहां लिख भी देता हूं, जिनमें 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो उसको सह अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। अगले बार से अगले क्वेश्चंस में मैं ये नहीं लिखूंगा, पहले में ही मैं आपको सारी डिटेल दे रहा हूं, ठीक है। तो P एवं Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब काम शुरू हो गया हमारा। अब यहां से Q को इधर ले जाओ तो P बराबर हो जाएगा, Q अगर इधर जाएगा तो √2Q हो जाएगा, ठीक है। अब पूरी लाइन का वर्ग कर रहे हैं, वर्ग करने पर क्या आएगा? P का स्क्वायर आएगा, ये √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, Q का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से Q स्क्वायर कितना आ रहा है? ये 2 को अगर यहां डिवाइड में दें तो ये बनता है P स्क्वायर बटे 2, ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया मान लो। अब यहां पर काम आएगी हमारी ये प्रमेय। देखो P एवं Q सह अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन जो भी सह अभाज्य संख्याएं होंगी वो आपस में है तो पूर्णांक ही ना। ऐसा तो नहीं है पॉइंट्स में आ रही है कुछ, है तो पूर्णांक ही। तो सह अभाज्य संख्याएं होती तो पूर्णांक ही है, पूर्णांक होंगी। है पूर्णांक है, इसका मतलब Q एक पूर्णांक है, तो Q का स्क्वायर अगर इसके बराबर है तो पूर्णांक बराबर पूर्णांक होता है हमेशा। इसका मतलब P स्क्वायर बटे 2 एक पूर्णांक है। P स्क्वायर बटे 2 एक पूर्णांक तभी हो सकता है जब इसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, वरना तो पॉइंट्स में आएगा, पूर्णांक कहां से माना जाएगा। तो आप यहां लिखोगे कि P स्क्वायर बटे 2 एक पूर्णांक है, अतः P स्क्वायर 2 से भाज्य है। P का स्क्वायर 2 से भाग, P स्क्वायर 2 से भाज्य है। P के स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है, जैसे यहां पर किया था। किसी के स्क्वायर में अगर किसी अभाज्य संख्या का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी उस अभाज्य संख्या का भाग जाएगा। तो आप लिखोगे अगली लाइन में, अतः P भी 2 से भाज्य है। क्योंकि P स्क्वायर 2 से भाज्य है तो P भी 2 से भाज्य है। तो मैं इधर लिख देता हूं, P स्क्वायर 2 से भाज्य है, अतः P भी 2 से भाज्य है। इस प्रमेय में हमने यही सीखा है, डायरेक्ट लिखना है इसको। अगर P 2 से भाज्य है, इसका यह मतलब है कि P को 2 से भाग देने पर कुछ ना कुछ आएगा। 2 से भाग जा रहा है पूरा पूरा, तो मान लो कि P को 2 से भाग देते हैं तो K1 आता है। अगर P को 2 से भाग देने पर K1 आता है तो P का मान कितना आ गया? 2K1।
ये समीकरण नंबर हमारी 2 हो जाएगी। p का मान हमारे पास आ गया, इस p के मान को समीकरण 1 में रख दो। अब समीकरण 1 में रखने पर क्या बनेगा, देखो क्यू स्क्वायर का मान हो जाएगा, p का मान यहां रखोगे तो ये है 2k1 का स्क्वायर बटे 2। 2k1 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 4k1 स्क्वायर बटे 2। मतलब अगली लाइन में मैं इधर से कर देता हूं, तो क्यू स्क्वायर का मान ये कट करके इस तरफ कर रहा हूं मैं, देखो ये आ जाएगा 2k1 स्क्वायर, कट गया 4 से 2, तो क्यू स्क्वायर का मान आ गया 2k1 स्क्वायर यहां से। अब यहां से k1 स्क्वायर कितना हो गया, k1 स्क्वायर हो गया क्यू स्क्वायर बटे 2। सेम टू सेम काम यहां भी करना है, 2 के बाद तीसरा समीकरण हो गया है। सेम टू सेम काम यहां भी करना है, जैसे यहां पे लिखा था p स्क्वायर बटे 2 एक पूर्णांक है, वैसे ही क्यू स्क्वायर बटे 2 भी एक पूर्णांक आएगा, क्योंकि हमने यहां पर ये k1 माना था, वो k1 एक पूर्णांक ही था, ये k1 एक पूर्णांक ही होगा, क्योंकि डिवाइड देने पर कुछ ना कुछ आ रहा है, मतलब पूर्णांक बन गया, वो पॉइंट्स में तो नहीं आ रहा। तो अगर k1 का स्क्वायर पूर्णांक है तो आप लिखोगे क्यू स्क्वायर बटे 2 एक पूर्णांक है, अतः क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य है। पूर्णांक तो तभी जाएगा जब पूरा पूरा भाग जाएगा, तो ही पूर्णांक माना जाएगा ना, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट्स में आ जाएगा, तो पूर्णांक का ही हो गया फिर वो, है ना। अब यहां पर लिखोगे अतः, क्योंकि क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य है, अतः क्यू भी 2 से भाज्य है। और Q भी अगर 2 से भाज्य है, तो जैसे इसमें लिखा था P जब 2 से भाज्य था तो P को 2 से भाग देने पर K1 आया था, मान लिया। तो ऐसे ही मान लो कि Q को 2 से भाग देने पर K2 आ जाता है, कोई नया पूर्णांक आ गया, K2 कोई नया पूर्णांक आ गया, ये मान लिया हमने। तो Q का मान क्या हो गया, यहां से Q का मान हो गया 2K2। इक्वेशन नंबर यहां पर 4 ले लो, ये बड़े काम की समीकरण आई है हमारी। अब देखो यहां पर काम हो गया है, लगभग आंसर आने वाला है। आप समीकरण नंबर 2 को देखो, समीकरण नंबर 4 को देखो। समीकरण 2 के हिसाब से P का मान क्या दिख रहा है आपको, 2 गुणा K1। समीकरण 4 के हिसाब से Q का मान क्या दिख रहा है, 2 गुणा K2। आप ध्यान से देखो, इन दोनों समीकरणों में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया। उभयनिष्ठ है कि नहीं, 2 HCF अगर निकालोगे तो 2 आ जाएगा कि नहीं इनका, क्योंकि दोनों में कॉमन है ये। तो 2 यहां पर P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, दोनों में कॉमन है। जबकि हमने क्या माना था कि P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, मतलब एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब हमने गलत मान लिया, गलत मान लिया मतलब √2 एक परिमेय संख्या है, ये गलत मान लिया। क्योंकि परिमेय संख्या है तभी तो P बटे Q लिखा है, तभी तो सहअभाज्य है। तो इसका मतलब हमने गलत मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये शब्दों में लिखना होगा हमें। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, आप लिखोगे समीकरण 2 एवं 4 से स्पष्ट है कि 2 P एवं Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। मैं थोड़ी जगह कम है, इस तरफ कर देता हूं। जबकि हमने माना था कि P एवं Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, अतः हमारा कथन असत्य है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा फाइनल कंक्लूजन आया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमने गलत मान लिया था, क्योंकि उससे गलत रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से विरोधाभास से हमेशा क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हमेशा क्वेश्चन का शुरुआत होगा ये मान करके कि मान लो √2 एक परिमेय संख्या है। अब क्योंकि परिमेय संख्या है तो P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं।
लेकिन p बटे q में यह शर्त होती है कि q 0 के इक्वल नहीं हो सकता। दूसरी बात, p और q सहअभाज्य संख्याएं होती है। अब यहां पर p आ गया √2q के बराबर, दोनों का वर्ग कर लिया तो p स्क्वायर बराबर हो गया 2q स्क्वायर के। इस 2 को डिवाइड में ले लिया तो q स्क्वायर का मान आ गया p स्क्वायर बटे 2। अब यहां पर p स्क्वायर बटे 2 एक पूर्णांक है, तो इस तभी हो सकता है जब p स्क्वायर में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा हो, तो p स्क्वायर 2 से भाज्य है। जब p स्क्वायर 2 से भाज्य है तो इस प्रमेय में हमने सीखा है कि p भी 2 से भाज्य होगा, स्क्वायर है तो, और p 2 से भाज्य है तो p को 2 से भाग देने पर k1 आ गया मान लो, तो 2 उधर भेज दो तो p बराबर 2k1 हो गया। ये एक समीकरण मिल गई, p का मान आ गया। इसी प्रकार q का मान हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? इस p के मान को पहले तो यहां रखो, q यहां से आएगा 2k1 का स्क्वायर हो गया जो कि 4k1 स्क्वायर होगा, नीचे 2 है, काटो तो 2k1 स्क्वायर बचेगा q स्क्वायर। इस 2 को डिवाइड दिया तो k1 स्क्वायर का मान आ गया उससे। अब यहां पर सेम टू सेम काम जो यहां किया था यहां भी लिखोगे, q स्क्वायर बटे 2 एक पूर्णांक है, इसलिए q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तभी होगा पूर्णांक, तो पूरा पूरा भाग जाएगा तभी। और q स्क्वायर 2 से भाज्य है तो q भी 2 से भाज्य है, और q 2 से भाज्य है तो 2 से भाग दे दो और कुछ आ जाएगा, k2 मान लो। और अगर आपने ये मान लिया कि 2 से भाग देने पर k2 आ रहा है तो q बराबर हो गया 2k2, 2 गुणा k2। अब ये समीकरण में 2 गुणा k1 था, इस समीकरण में 2 गुणा k2 है, इसका मतलब तो 2 कॉमन आ गया, इनका HCF तो 2 आ गया। और HCF अगर 2 आ गया, या कह लो कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कोई दूसरा हो गया, इसका मतलब ये दोनों सहअभाज्य नहीं है। इसका मतलब हमने जो शुरू में मान लिया था कथन वो गलत है, ये शुरुआती कथन ही गलत हो गया। इसका मतलब परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। इस तरह से सभी क्वेश्चंस को करने हैं, इस पैटर्न के जो भी आएंगे। जैसे अगला वाला √2 की जगह √3 होगा, तो मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर 3 मान ले लूंगा, इसको 3 कर दूंगा, इसको स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, जहां जहां 2 लिखा है वहां सब जगह 3 होता चला जाएगा और फाइनल आंसर मिल जाएगा। एकदम सेम पैटर्न से चलना है। और √5 वाला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 1.3 का, वो भी सेम, यहां 5 होता चला जाएगा, यहां 5 होता चला जाएगा, यहां 5। मैं फिर भी आप लोगों को वो सभी क्वेश्चंस करवा रहा हूं एक बार, हालांकि एकदम सेम ही है, फिर भी मैं करवा रहा हूं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। आप देखोगे तो आपको याद होने लगेगा क्वेश्चन कैसे करना है, पैटर्न आपको क्लियर होने लगेगा, आपको आसान लगने लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखिए उदाहरण नंबर 9 है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। सेम टू सेम जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या थी वो हमने किया था, अगर आप ध्यान से देखा है आपने उसको, तो 2 की जगह बस मैं 3 करने वाला हूं हर जगह। देखिए उसी तरह से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। माना, सबसे पहले उल्टा अज्यूम करना है, माना √3 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मानना है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिसको p बटे q के रूप में लिख सकें। अतः माना √3 बराबर p बटे q, अब p बटे q के रूप में लिख दिया तो आप क्या लिखोगे कि यहां q तो 0 के बराबर है नहीं। पहली बात तो ये p बटे q के रूप में लिखने की क्या शर्त होती है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, साथ में p एवं q सहअभाज्य संख्याएं हैं, ये इसकी शर्त होती है। p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब आगे सहअभाज्य संख्याएं तक हो गया है, इस q को इधर लेके आ जाओ तो p बराबर √3q, सेम टू सेम चल रहा है, वहां 2 था यहां 3 है, सेम टू सेम एकदम, है ना। पूरा वर्ग कर दो, स्टेप्स भी सेम है, वर्ग करने पर क्या मिलेगा आपको, यहां से बनेगा p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, √3 का वर्ग 3 होगा और q का स्क्वायर और p का स्क्वायर लगाया है। अब यहां से आगे आप q स्क्वायर का मान ले लो, q स्क्वायर आएगा p स्क्वायर बटे 3, इस 3 को डिवाइड में ले लिया। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे भी। अब यहां से आप लिखोगे कि भाई क्योंकि q तो पूर्णांक ही है, सहअभाज्य होते हैं पूर्णांक, इसका मतलब p स्क्वायर बटे 3 भी पूर्णांक है, तो आप यहां से लिखोगे कि p स्क्वायर बटे 3 पूर्णांक है। चूंकि p स्क्वायर बटे 3 पूर्णांक है, अतः p स्क्वायर 3 से भाज्य है। पूर्णांक आने के लिए भाग तो जाना पड़ेगा ना, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, पूरा पूरा तो पॉइंट्स में आ जाएगा, फिर वो पूर्णांक नहीं रहेगा। तो p स्क्वायर 3 से भाज्य है, अतः p 3 से भाज्य होगा, यह है, स्क्वायर है तो p भी होगा। और अगर p 3 से भाज्य है
तो इसका मतलब p को 3 से भाग देने पर कुछ आएगा। तो मान लो कि p को 3 से भाग देने पर k1 आ रहा है, तो p बराबर कितना हो गया, यहां से 3 उधर ले जाएं तो 3k1। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया, जो बड़े काम आएगा, इसलिए मैं इसको मार्क करता हूं अलग से, ये आगे ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, ये समीकरण 2 से p का जो मान आया है वो समीकरण 1 में रख दो। पहले मैं लिख देता हूं कि समीकरण 1 में रखने पर क्या बनेगा, देखो जरा, समीकरण 1 में रखने पर बनेगा क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर का मतलब हो गया 3k1 का होल स्क्वायर, और बटे में क्या है 3, तो ये कितना हो जाएगा 9k1 स्क्वायर बटे में क्या है 3। अब क्या आएगा आगे, आगे आप 3 से भाग दे दो इसको, तो ये 3k1 स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर k1 स्क्वायर का मान निकाल दो, क्योंकि जैसे p स्क्वायर बटे 3 के है वैसे यहाँ q स्क्वायर बटे 3 लाना है हमें, सेम टू सेम, तो इसका मतलब 3 से भाग देना पड़ेगा। तो k1 स्क्वायर कितना आ जाएगा, q स्क्वायर बटे 3 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब ये हमारी समीकरण नंबर 3 हो गई। सेम टू सेम तरह से इसको भी लिखना है, जैसे ये लिखा है सेम लाइनें यहाँ पर आएंगे एकदम सेम। तो यहाँ पर p स्क्वायर बटे 3 पूर्णांक था, यहाँ पर लिखोगे चूंकि q स्क्वायर बटे 3 एक पूर्णांक है, इसलिए q स्क्वायर जो है 3 से भाज्य है, इसलिए q भी 3 से भाज्य होगा। और अगर q 3 से भाज्य है तो मान लो कि q को 3 से भाग देने पर k2 आता है, और q को 3 से भाग देने पर k2 आता है, तो 3 उधर ले जाओ, 3 उधर ले जाओगे तो q बन जाएगा यहाँ पर 3k2, ये हो गया 3k2, q का मान आ गया 3k2, और ये हमारी समीकरण नंबर हो जाएगी 4। अब ये q का मान जो आया है और p का मान जो आया है उसको ध्यान से देखो, समीकरण 2 को और समीकरण 4 को ध्यान से देखो। समीकरण 2 और 4 से ध्यान से देखने पर दिख रहा है कि p में भी 3 आ रहा है, q के पास भी 3 तो है ही, तो इसका मतलब आप लिखोगे कि समीकरण 2 एवं 4 से स्पष्ट है कि 3 p एवं q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया इसका मतलब अतः p एवं q सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, सहभाज्य संख्याएं जो माना था वो नहीं है, अतः हमारा कथन गलत है। अतः √3 जो है एक परिमेय संख्या ना हो करके अपरिमेय संख्या है। इस तरह से लिखना है इसको, एकदम सेम पैटर्न से मैंने लिखा है, कोई परिवर्तन नहीं किया है मैंने इसमें। ठीक है, अब उस क्वेश्चन के बाद प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। उस क्वेश्चन को मैंने नहीं मिटाया है क्योंकि मैं अब उसी में चेंज कर दूंगा, आपको समझ में तो आ ही गया है कि किस तरह से करना है। एकदम सेम टू सेम शब्द चलते हैं, केवल संख्या का फर्क होता है। तो देखो क्या क्या चेंजेस आएंगे, मैं लिखता जाता हूं। √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप मानोगे कि भाई √5 जो है एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लोगे, जिसका मतलब परिमेय संख्या मानने का मतलब है कि √5 को आप p/q लिख सकते हो, जहां पर q 0 के बराबर नहीं है और p एवं q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं मतलब जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आएगा। तो यहाँ पर q को इधर ले जाएंगे तो √3 की जगह √5 है, बस यहाँ पर √5q हो जाएगा। वर्ग करोगे तो √5 का वर्ग 5 आ जाएगा, बाकी p स्क्वायर और q स्क्वायर ऐसे कैसे। उसके बाद 5 को भाग दे दोगे इधर, तो यहाँ पर q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 5 आ जाएगा। अब p स्क्वायर बटे 5 एक पूर्णांक है, इसलिए p स्क्वायर 5 से भाज्य है, और p स्क्वायर 5 से भाज्य है तो p भी 5 से भाज्य होगा। और p अगर 5 से भाज्य है तो p को 5 से भाग देने पर मान लो कि k1 आ रहा है, और k1 आ गया 5 से भाग देने पर, तो 5 को इधर ले आओ तो p का मान आ गया 5k1। ये समीकरण 2 तक आ गया। सेम टू सेम चलाना है, कुछ नहीं करना चेंज।
है ना, कुछ भी आ जाए यहाँ, √5, √7, √11, √6, √10, कुछ भी आए, सब में सेम काम करना है आपको हर बार। इसलिए मैं इसी में चेंज करके आपको बता रहा हूँ कि कैसे एकदम सेम है। अब समीकरण 1 में रख दो ये मान उठा करके, समीकरण 1 में रखोगे तो यहाँ 5 है, 5k1 है क्योंकि, और यहाँ भी डिवाइड में 5 ही है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये 25 हो गया और ये नीचे 5 आ गया। 25 को 5 से भाग दोगे तो ये फिर से 5 आ जाएगा, उसको 5 को इधर डिवाइड में लाओगे, k1 का स्क्वायर आ जाएगा q²/5। अब वापस से ये जो लाइन लिखी है वो q के लिए लिखनी है कि q²/5 एक पूर्णांक है, इसलिए q² 5 से भाज्य है, इसलिए q भी 5 से भाज्य है। और q जब 5 से भाज्य है तो मान लो कि भाई q को 5 से भाग देने पर k2 आता है, q को 5 से भाग देने पर k2 आता है, तो 5 को उधर ले जाओ तो q आ जाएगा 5k2। अब आगे कुछ चेंज नहीं करना ज़्यादा, आपको समीकरण 2 देखनी है, समीकरण 4 देखनी है, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ गया है, तो आप लिखोगे कि समीकरण 2 एवं 4 से स्पष्ट है कि 5 p एवं q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए p और q सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि सहअभाज्य संख्याओं में एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आ सकता, यहाँ 5 आ रहा है ना, सहअभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए हमारा कथन गलत है। इसलिए √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। ये एक तरह के क्वेश्चंस हैं। दूसरे तरह के जो प्रश्न हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे और 1.3 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।